प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, माधवराव जी उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई पर तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून भी चढ़ाना है। 63 वर्षीय माधवराव जी ने जब अपने बड़े बेटे को ये फ़ोन किया तो बड़े बेटे के प्रत्युत्तर में जवाब मिला कि पापा आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मुझे विदेश में नौकरी का एक बड़ा पैकेज भी मिला है, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ और इसी वजह से मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा तंग है, तो आप कहीं से भी पैसों की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। इंजीनियर बेटे का ये जवाब सुनकर माधवराव जी निराश हो गए। उन्होंने दूसरा फोन अपने दूसरे बेटे को लगाया जो कि डॉक्टर था। सारी हकीकत बताई कि बेटा एक्सीडेंट में इस तरह से तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, तो पैसों की सख्त ज़रूरत है और खून भी चढ़ाना है। डॉक्टर बेटे ने कहा कि पिताजी ससुराल पक्ष के अंदर साली साहिबा का विवाह है, तो मेरा तो बिल्कुल नहीं जम पाएगा, वहां जाना बहुत जरूरी है। और हाँ, पैसे की आप चिंता मत करो, पैसा मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि डॉक्टर साहब ने आज तक कभी पैसे भिजवाए नहीं थे, पर बोल बच्चन हताश और निराश माधवराव जी धम से सरकारी अस्पताल के बाहर जो चेयर लगी हुई थी उसके ऊपर बैठ गए और चलचित्र के भांति एक एक दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा। पुरानी बातें, पुरानी यादें सभी तरोताजा होने लगी। माधवराव जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और एक बिटिया थी। उन्होंने सोचा अब 2 बेटों ने तो मना कर दिया, जिनको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा और योग्य बनाया, अब वही तीसरा नालायक बेटा क्या करेगा। उसे उन्होंने फोन करना भी उचित नहीं समझा। माधवराव जी के 3 बेटे और एक बिटिया थी। दोनों बेटों को उच्च शिक्षा से शिक्षित कर माधवराव जी ने उनकी भी शादी करवा दी थी। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग शहर में रहते थे। एक बिटिया थी, उसकी भी माधवराव जी ने धूमधाम से शादी करवाई थी। छोटा जो बेटा था तीसरा, वो पढ़ने लिखने में इतना होशियार नहीं था, पर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को देवताओं का दर्जा देने वाला था, सुसंस्कारी था। उसने कहा 10वीं जैसे तैसे उसने एग्जाम देके पास कर ली, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे से पढ़ाई अब नहीं होगी, मैं तो घर पे ही रहूंगा और माँ बाप की सेवा करूंगा। पर भला माधवराव जी जो कि शिक्षक थे, उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि ये पढ़ेगा ही नहीं तो क्या करेगा। इसलिए उस बेटे को नालायक कहते थे, उसका नाम ही उन्होंने नालायक रख दिया। ये भी बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, बिना कुछ बुरा माने, जैसे पिताजी का आशीर्वाद, नालायक तो नालायक ही सही, जी जान से वो सेवा करता था।
पर जब बंटवारा किया तो इसके हिस्से में गांव के अंदर जो खेती थी वो खेती मिली और जबरदस्ती माधवराव जी ने उसे अपने से दूर कर दिया और कहा कि तू जा खेती संभाल और वहीं पे रह, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि तूने मेरी इच्छा के विपरीत पढ़ाई नहीं की है। मन मसोस कर ये नालायक बेटा खेती बाड़ी करता, वहीं पे उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली थी रहने के लिए, पर इसने विवाह नहीं किया था। खैर, माधवराव जी सोचते सोचते विचाराधीन होते हुए मन ही मन अपने आप को धिक्कार रहे थे कि मैंने इनकी परवरिश तो की, शिक्षा दीक्षा तो अच्छी दिला दी, पर इन्हें योग्य संस्कार नहीं दिए। इंजीनियर बेटा कह रहा है कि आप ही का तो सपना था, आप ही तो बोलते थे तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा हो, विदेश में जा। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। जो नालायक बेटा सेवा करता था पर उसको भी मैंने हटा दिया, और वो तो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि जब इंजीनियर बेटा और डॉक्टर बेटा यदि पिताजी और माताजी के विरुद्ध में कुछ अपशब्द भी कहते या कठोर शब्द भी कहते, तो ये सबसे छोटा बेटा बीच में आ जाता और उनकी भी इज्जत की परवाह किए बिना दो टुक सुना देता, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए कोई अपशब्द कहे या कोई गलत शब्द कहे या उनका अपमान हो, तिरस्कार हो, वो सुन नहीं सकता था। और इस वजह से भी माधवराव जी उससे खफा रहते थे, क्योंकि वो दोनों बेटे उन्हें अच्छे लगते थे, तो उनकी गलत बात भी वे सहन कर लेते थे। पर अब एक एक बातें उन्हें याद आने लगी। खैर, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, खून कहां से लाऊंगा, चिंताग्रस्त थे। इतने में आवाज आई, पापा आपने मुझे समाचार भी नहीं दिए। अचानक जब ऊपर मुंडी करके देखा तो नालायक बेटा खड़ा था। पर मैंने भी आपके पीछे जासूस छोड़ के रखे हैं, आपने मुझे अपने पास नहीं रखा तो क्या हुआ? और फटाक से पूछा, मां कहाँ है? देखा मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। उसने कहा, पिताजी इस अस्पताल में हम नहीं रहेंगे। उसने जबरदस्ती प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपनी माता को एडमिट किया और कहा कि यहां पर इलाज अच्छी तरह से होगा मम्मी का। उसने खुद ने अपना खून चढ़ाया, 3-4 दिन साथ में रहा और एक दिन वापस गायब हो गया। माधवराव जी ने कहा कि ऐसा ही नालायक है ये, बिना बोले कहां चला गया। पर एक दिन के बाद ही वो वापस आया। 1 महीने तक उसकी मम्मी अस्पताल के अंदर एडमिट रही। पर धीरे 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 इसकी सेवा से, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उसकी मां की तबीयत पहले जैसी हो गई और डिस्चार्ज मिला। घर पे आए तो पिताजी ने पूछा, बेटा खर्चा कितना हुआ? उसने कहा, नहीं पिताजी, ये अस्पताल जो है चैरिटी वाला अस्पताल है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा। घर पे लेके आए। घर पे नौकरानी थी। नौकरानी को हिदायत देते हुए यह नालायक बेटा वापस गायब हो गया। इस बात को करीब करीब 6 महीने हो गए, पर ना तो कभी इंजीनियर का फोन आया और ना ही डॉक्टर का फोन आया कि मम्मी की तबीयत अब कैसी है। इधर स्वस्थ होने के बाद में माधवराव जी की धर्मपत्नी ने कहा कि चलो नालायक बेटे के वहां पर जाके तो देखे वो क्या कर रहा है, आखिर उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। वहां पर जाकर देखा तो खेत के अंदर कोई दूसरा ही व्यक्ति था। वो भागते हुए आया और कहा कि क्या बात है, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि हमारा बेटा
कहाँ है, उसी का खेत है कि नहीं नहीं ये खेत अब उसका नहीं है, ये खेत अब मेरा है। पर ये खेत तो साहब उसकी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसलिए उसने ये खेत मुझे बेच दिया है। हाँ, उसकी झोपड़ी जरूर है, उसमें ताला लगा के गया हुआ है और पास के ही कोई शहर के अंदर रोजी रोटी ढूंढने गया है ताकि वो नौकरी कर सके और अपना पेट भर सके। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए ये सारा खेत बेच दिया है। हाँ, ये चाबी जरूर है उसकी झोपड़ी की, आप देख लीजिए। ताला खोला, यादें ताजा हो गई फिर से। पर जैसे ही माधवराव जी की नजर टेबल पे पड़े लिफाफे के ऊपर पड़ी, उसमें उसी अस्पताल का बिल 9 लाख रुपए का था, जो बिल माधवराव जी को चिढ़ा रहा था। माधवराव जी धम्म से नीचे बैठ गए और अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, तेरा बेटा नालायक ही नहीं, एक नंबर का झूठा भी है। उसने हमसे कितना बड़ा झूठ बोला। अरे तुम्हारे इलाज के लिए उसने अपना खेत तक बेच दिया। रोने लगे, लिपट गई वो भी अपने पति से और कहने लगी, ये पढ़ा लिखा नहीं है पर इसके अंदर संस्कार कितने हैं। अब कहां जाए, कहां गया होगा, कहां ढूंढे हम उसे। माधवराव जी भी जोर से चिल्लाए कि नालायक तू कहां है, आजा, अब की बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं भी। ये होता है प्रेम, ये होते हैं संस्कार। दोस्तों, हम अपने बच्चों को चाहे जितनी उच्च शिक्षा दे दे, पर संस्कारों का अभाव रहा तो आपने कुछ भी नहीं किया। संस्कारों के बीजों का बीजारोपण हमें बचपन से ही उनके अंदर कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे बड़े होने के बाद में जो हम अपेक्षा रखते हैं उसके अंदर हम जीरो रिजल्ट के अंदर हमें प्राप्त होगा। नालायक ही सही, पर बेटे के अंदर संस्कार थे। बात छोटी सी है दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें नसीहत देती है। वो नालायक बेटा वापस आया क्या नहीं आया, इस विषय में अब मैं नहीं जाता हूं, पर ये कहानी इस बात को निर्देश करवाती है कि आज बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम उन्हें संस्कार भी नहीं दे पाते हैं। हम लोग ऑफिस से, अपने व्यापार से थके हारे आते हैं और टीवी के रिमोट को लेकर खाना खाते खाते टीवी देख लेते हैं, पर बच्चों को समय नहीं देते हैं। बच्चे भी जिसके उसके पास अपना अपना स्मार्टफोन है, लगे रहते हैं, एक दूसरे से हमारी वार्तालाप नहीं हो पाती है। फलस्वरूप हमारा जो अनुभव है हम उनके साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से एक छोटा सा उपक्रम मैंने शुरू किया है। ये प्रेरणास्पद कहानियां आप अपने परिवार के साथ एक एक कहानी रोज स्पीकर ऑन करके सभी सुनिए। शायद हो सकता है किसी के जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को आप अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसका जीवन परिवर्तित होकर उसके पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।